Hello friends, welcome back to lecture series on object-oriented programming and data structure, BCA थर्ड सेम का सब्जेक्ट। हम अभी बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस की। दैट इज एक पेरेंट क्लास के अंदर एक्सेसिबल मेंबर फंक्शंस और मेंबर वेरिएबल्स को किसी दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस करना, इसी को तो कहते हैं इनहेरिटेंस, इसी को तो कहते हैं रीयूजेबिलिटी। टू अंडरस्टैंड दिस, ऐसा समझो एक वुमन जो मैंगो पिकल्स बहुत अच्छा बनाती है, दैट इज आम का अचार बहुत अच्छा बनाती है, यही चीज जब उसकी डॉटर उससे सीखती है तो उसके अंदर एक वेरिएशन लाती है, दैट इज मैंगो पिकल के साथ साथ वो लेमन के पिकल्स भी बना रही है, राइट? अब नाउ आप देख सकते हो कि ये हेरिडिटरी है, मदर से डॉटर को सीखने मिली। अब जो सेकंड वुमेन है जो मैंगो पिकल्स भी ऐड कर चुकी है, इसकी डॉटर अगर सेम फॉर्मेट में ये पिकल्स ऑनलाइन बेचना शुरू करे खुद बना करके, तो यस, वी आर टॉकिंग अबाउट इनहेरिटेंस। पेरेंट क्लास के मेंबर्स और वेरिएबल्स का चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल होना। इसको और इजी वे में समझें तो आप अपने घर में बोली जाने वाली लैंग्वेज के बारे में देख सकते हो। अगर आपके घर पे गुजराती बोली जा रही है तो यू नो गुजराती ऑलरेडी, यू डोंट नीड टू लर्न इट सेपरेटली। अगर मराठी बोली जा रही है तो यू नो मराठी बेसिकली। हिंदी, सो यू लर्न हिंदी बाय इटसेल्फ। मीन टू से दैट पेरेंट के थ्रू वो आपको हेरिडिटरी मिलता है, राइट? बात करते करते, उनके बीच रहते रहते आप ये सीख लेते हो। Inheritance. Inheritance is a concept in object-oriented programming that allows a new class to use properties and behaviors of an existing class that is known as parent class. Inheritance एक ऐसा concept है जो एक न्यू क्लास को, बेसिकली जिसे हम डिराइव क्लास या चाइल्ड क्लास कहते हैं, यूज करने देता है प्रॉपर्टीज और बिहेवियर किसके, एग्जिस्टिंग क्लास के, पेरेंट क्लास के। ये रीयूजेबिलिटी का एक एग्जाम्पल है। यानी आप ऐसा सोचो कि अगर आपकी एक कंपनी है जो ऑलरेडी कार्स मैन्युफैक्चर करती है, राइट, और अभी वो एक जनरल कार बनाती है कॉमन पीपल के लिए, बट यही कंपनी जब स्पोर्ट्स कार बनाने लग जाए तो क्या ये गेयर, फ्यूलिंग सिस्टम, ये सारी चीजों के लिए नई क्लास बनाएगी? तो आंसर इज नो। इट हेल्प्स इन कोड रीयूजेबिलिटी। यू डोंट हैव टू राइट सेम कोड अगेन एंड अगेन। आपको बार बार एक ही कोड लिखने की जरूरत नहीं होती है। आपने पेरेंट क्लास में जो क्लोज कोड डिफाइन कर रखा है आप उसको रीयूज कर लेते हो। तो बेसिकली जब हम बात कर रहे होते हैं इनहेरिटेंस की, हम बात करते हैं रीयूजेबिलिटी की। बेनिफिट्स क्या है? कोड रीयूजेबिलिटी होती है, रिड्यूस रिडंडेंसी होती है, दैट इज डुप्लीकेट कोड्स बार बार, सेम लॉजिक बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, मेंटेन करना इजी होता है, पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट करता है। मीन टू से दैट यू कैन रीयूज एग्जिस्टिंग कोड, नो नीड टू रिपीट द सेम लॉजिक। चेंजेस इन बेस क्लास अफेक्ट ऑल डिराइव क्लास। अगर मैं बेस क्लास में कोई चेंज कर रहा हूं तो वो सारे डिराइव क्लास को इंपैक्ट करता है। हेल्प्स इन मेथड ओवरराइडिंग एंड डायनामिक बिहेवियर। कितने टाइप के इनहेरिटेंस है? तो आप बोल सकते हो सिंपल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्चिकल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस इज डिवाइडेड इन 5 कैटेगरी। हम इस सेशन में सिंपल इनहेरिटेंस पे बात करने वाले हैं, राइट? फिर अगली वीडियोस में हम मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्चिकल या हाइब्रिड की बात करेंगे। क्या क्या चीजें हम आज के सेशन में कवर कर रहे हैं? हम सिंपल इनहेरिटेंस के अंदर कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है, सिंपल इनहेरिटेंस में डिस्ट्रक्टर कैसे वर्क करता है, राइट? ये सारे टॉपिक्स आज कवर करेंगे। सिंपल इनहेरिटेंस में एम्बिग्विटी क्या हो सकती है और आप उस एम्बिग्विटी का सॉल्यूशन कैसे ला सकते हो। चलो रिकॉल कर लेते हैं। इनहेरिटेंस क्या है? बेसिकली हम रीयूजेबिलिटी की बात करें या पेरेंट क्लास के डेटा को चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करने की बात करें, हम बात कर रहे होते हैं इनहेरिटेंस की, विच इज डिवाइडेड इन 5 टाइप्स: सिंपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सिंपल इनहेरिटेंस, इसे काफी सारी जगह पे सिंगल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा था, जब मदर की प्रॉपर्टीज या मदर जो पिकल्स बनाती थी, वो क्वालिटी, वो टैलेंट, वो स्किल जब चाइल्ड में इनहेरिट होती है, राइट, जस्ट नेक्स्ट डॉटर को, तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे सिंगल इनहेरिटेंस है। सिंपल इनहेरिटेंस इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच अ डिराइव्ड क्लास inherits property and behavior from only one base class.
यानी जो ये डिराइव क्लास है वो प्रॉपर्टी और बिहेवियर दोनों चीजें सिर्फ एक ही क्लास से सीखती है या एक ही क्लास से इनहेरिट करती है। दिस अलाउज द डिराइव क्लास टू यूज द एग्जिस्टिंग कोड। जैसा मैंने एक एग्जांपल लिया था कि अगर हम कार्स नाम की क्लास बना लें और उसके अंदर फ्यूलिंग मैकेनिज्म, गियर्स, ये सारी चीजें डिफाइन कर दें, तो जब मैं स्पोर्ट्स कार बना रहा हूँगा तो गियर शिफ्टिंग ऑलमोस्ट सेम होगी, फ्यूलिंग सेम होगी, राइट, क्लच फंक्शनिंग सेम होगी। तो ये सारी चीजें रीराइट करने की जरूरत नहीं है, हम उसको जस्ट इनहेरिट करेंगे तो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड में आ जाएगी। अब उसके अंदर कुछ नया ऐड करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो यू कैन राइट दैट कोड इन चाइल्ड क्लास इटसेल्फ। अब अगर हम एक स्टैंडर्ड बुक, टेक्स्ट बुक को फॉलो करें तो बालागुरु स्वामी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ के लिए कहती है, इन सिंपल इनहेरिटेंस अ सिंगल डिराइव क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम सिंगल बेस क्लास। यानी जो डिराइव क्लास जनरेट किया जाता है वो बेस्ड ऑन सिंगल बेस क्लास होता है। यानी बेस क्लास के प्रॉपर्टीज और मेथड्स या बिहेवियर्स को हम डिराइव क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। द डिराइव क्लास इनहेरिट्स ऑल द फीचर्स ऑफ द बेस क्लास। जो ये डिराइव क्लास होता है वो बेस क्लास के हर एक फीचर को कैप्चर करता है या इनहेरिट करता है, एंड कैन ऐड इट्स ओन, अपने खुद के फीचर भी ऐड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक न्यूली बॉर्न बेबी है ना, जो अभी अभी बॉर्न हुआ है, आप देखो जब आप उसके घर पे जाते हो तो लोग ऐसा कहते हैं कि इसकी आईज इसके फादर जैसी हैं, बट प्रोबेबली दिस चाइल्ड वुड हैव सम डिफरेंट क्वालिटी ऑफ हिम हिमसेल्फ और हर हरसेल्फ, की अपनी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, बट उसकी आईज का अपीयरेंस उसके फादर जैसा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फादर से उसे वो ये प्रॉपर्टी मिली हुई है। नाउ बेसिकली जब एक ही क्लास इनहेरिट हो रहा है तो हम बोलते हैं सिंपल इनहेरिटेंस, राइट। अगर एक से ज्यादा क्लासेस इनहेरिट हो रहे होंगे तो उसके लिए फिर फर्दर टाइप्स हैं, राइट। सो एज वी आर टॉकिंग ऑन सिंपल इनहेरिटेंस यानी सिंगल इनहेरिटेंस, वी विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू वन बेस क्लास। नाउ दिस इज अ बेसिक सिंटेक्स। अगर आपको ये डायग्राम भी याद रहता है तो आपके लिए प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान हो जाता है, राइट। देखो यहां पे ध्यान से, क्लास A का डेटा क्लास B में इनहेरिट हो रहा है। ये रूल याद रखना, पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड के पास जाती है, दैट इज बेस क्लास की प्रॉपर्टी डिराइव क्लास एक्सेस करता है। डिराइव क्लास की प्रॉपर्टी पेरेंट क्लास को पास नहीं की जा सकती। इट्स वेरी सिंपल। आपके फादर को जो लैंग्वेज आती है, पॉसिबली यू नो दैट, राइट, आप वो लैंग्वेज जानते हो, वो लैंग्वेज आपको आती भी हो, ये पॉसिबिलिटी है, बट देयर इज नो सच पॉसिबिलिटी दैट यू नो C++, सो योर फादर ऑल्सो नो C++, राइट। आप इंग्लिश अच्छा बोल रहे हो तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको इंग्लिश आती है इसलिए पापा को इंग्लिश आएगी या मम्मी को इंग्लिश आएगी। उनको गुजराती, मराठी, हिंदी आती है, इसलिए पॉसिबली आपको वो लैंग्वेज आती है, तो आप बोल सकते हो इनहेरिटेड मिली हुई है। क्लियर? तो कैसे करेंगे, सिंटेक्स क्या कहता है, तो यू नीड टू राइट डाउन क्लास कीवर्ड, देन क्लास नेम, जो करेंटली यहाँ पे बेस क्लास लिया है, आप यहाँ पे कोई भी क्लास का नाम प्रोवाइड कर सकते हो, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, देन क्लास डिराइव्ड क्लास यानी चाइल्ड क्लास भी आप बोल सकते हो। बाद में आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है एक्सेस स्पेसिफायर, याद करो, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, ऐसे कुछ एक्सेस स्पेसिफायर पढ़े थे हमने। अब डिफॉल्ट जैसा कोई कीवर्ड नहीं है C++ में, बट जब आप कुछ भी डिफाइन नहीं करते हो तो वो पर्टिकुलर वेरिएबल या मेंबर फंक्शन प्राइवेट टाइप का बिहेवियर जनरेट करता है, राइट। तो हमें यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन करना होता है, फिर बेस क्लास लिखना होता है। दैट मीन्स बेस क्लास के अंदर प्रेजेंट मेंबर्स डिराइव क्लास में आते वक्त इस एक्सेस स्पेसिफायर, दैट इज अगर आपने प्राइवेट बोला तो उनका बिहेवियर प्राइवेट जैसा हो जाएगा, आपने पब्लिक बोला तो बिहेवियर पब्लिक जैसा होगा। बट वेट अ मिनट, इसका एक टेबल अलग बनता है जहां पे प्राइवेट वेरिएबल्स को आप पब्लिक से कन्वर्ट करोगे तो भी उनका बिहेवियर प्राइवेट जैसा ही रहेगा, राइट। यानी हम पब्लिक क्लास को मल्टीपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्राइवेट विल बी प्राइवेट, प्रोटेक्टेड विल बी प्रोटेक्टेड। Key points: only one base class and one derived class are invoked, promotes code reusability and modularity। एक बेस क्लास और एक चाइल्ड क्लास अगर है, इन्वॉल्व है, तो कोड रियूजेबिलिटी या मॉड्यूलरिटी की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बेनिफिट्स क्या हैं? कोड रियूजेबिलिटी, रिड्यूस्ड रिडंडेंसी, डुप्लीकेसी कम हो जाती है। लॉजिक्स, एक बार जो लॉजिक डिफाइन हो चुका है हम उसको रीयूज कर लेते हैं, वापस रिराइट करने की जरूरत नहीं है।
ईज ऑफ मेंटेनेंस, बेस क्लास में हम जो भी चेंजेस करेंगे वो बाकी सभी डिराइव क्लास पे रिफ्लेक्ट होती है। एक्सटेंसिबिलिटी है, आप डिराइव क्लास के अंदर बेस क्लास के अंदर प्रेजेंट कोड को मॉडिफाई या इनहेरिट किए हुए कोड को मॉडिफाई करके नया फीचर ऐड कर सकते हो। इम्प्रूव्ड प्रोग्राम स्ट्रक्चर, आपको मॉड्यूलरिटी मिलती है, दैट इज प्रोग्राम के छोटे छोटे चंक्स बना सकते हो आप। हायरार्चिकल रिलेशंस जनरेट होते हैं। प्रॉब्लम्स क्या क्या है, दैट इज डिसएडवांटेज क्या है, तो लिमिटेड स्कोप, एक ही बेस क्लास है तो इनहेरिटेड भी एक ही हो रहा है, राइट। तो जो मल्टीपल बेस क्लास का फीचर है वो आपको सिंगल इनहेरिटेंस में देखने को नहीं मिलता। टाइट कपलिंग है, डिराइव क्लास बिकम्स डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द बेस क्लास, डिराइव क्लास को पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाना पड़ता है किसके ऊपर, बेस क्लास के ऊपर। रिस्क ऑफ मिसयूज, लोग उसको इम्प्रॉपर यूज करेंगे या ढंग से यूज नहीं करेंगे। इफ नॉट डिजाइन प्रॉपरली, चेंजेस इन द बेस क्लास में अफेक्ट डिराइव क्लास अनएक्सपेक्टेडली, यानी जब मैं बेस क्लास में चेंज कर रहा हूँ तो चाइल्ड क्लास डिराइव क्लास को अनएक्सपेक्टेड चेंजेस शो कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, नॉट सुटेबल व्हेन द न्यू क्लास नीड्स टू इनहेरिट फीचर्स फॉर मोर देन वन सोर्स, एक से ज्यादा सोर्सेस से डेटा अगर लाना है तो फिर मेरे लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है सिंपल इनहेरिटेंस में। तो होप आपको बेनिफिट्स और लिमिटेशंस समझ में आए। किसकी बात कर रहे हैं हम, सिंपल इनहेरिटेंस की। सबसे पहले हमने देखा डेफिनेशन, फिर हमने देखा सिंटेक्स। सी फ्रेंड्स, एग्जाम में लिखते वक्त भी यही पैटर्न फॉलो करना है, राइट। डेफिनेशन लिखना है, सिंटेक्स लिखना है, फिर एग्जाम्पल लिखना है, बेनिफिट्स लिमिटेशन लिखना है। सर आपने सिंटेक्स नहीं बताया, अगर सॉरी आपने एग्जाम्पल नहीं बताया, तो हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम इसका एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। नाउ कंस्ट्रक्टर इन सिंपल इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर हम पहले पढ़ चुके हैं इसलिए हम उसको सिंपल इनहेरिटेंस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव क्लास, एक लॉजिक समझो, बेस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर है, दैट इज क्लास का नाम, फंक्शन का नाम सेम है। डिराइव क्लास में भी एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर का नाम या दैट इज फंक्शन का नाम सेम टू डिराइव क्लास है। जब आप डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्या बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा? पहला सवाल, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर से कैसे रिलेटेड है? तो हमने कंस्ट्रक्टर वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जब भी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है या क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर देता है। तो क्वेश्चन इज दैट के बेस क्लास के सारे मेंबर्स इनहेरिट हुए हैं डिराइव क्लास में, तो क्या कंस्ट्रक्टर भी इनहेरिट हुआ है? अगर वो कंस्ट्रक्टर इनहेरिट होता है और इस क्लास में आता है तो उसका नाम और क्लास का नाम तो सेम नहीं, तो वो कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क करेगा, राइट? इसलिए ये टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि बेस क्लास पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करता है। अब इसे समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझो। मैं हमेशा ऐसा बिलीव करता हूं कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर दो बच्चे हैं। कंस्ट्रक्टर एक लायक बच्चा है, राइट? इसकी फंक्शनैलिटी कैसी है? ये बच्चा ऐसा कहता है, जब उसको खाना सर्व किया जाता है उसकी वाइफ के थ्रू, तो पहले पूछता है मॉम एंड डैड ने खाना खाया है क्या? सी द क्वेश्चन। अभी खाना सामने है पर वो नहीं खा रहा है, वो पहले पूछ रहा है मॉम एंड डैड ने खाया है। मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट इन्वोक्स द कंस्ट्रक्टर ऑफ द डिराइव क्लास, यानी कॉल किया उसने कंस्ट्रक्टर को, किसके? डिराइव क्लास के। डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है किसको? पेरेंट क्लास को। पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, फिर बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है एंड देन चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है। होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। यही लॉजिक अप्लाई होता है सिंपल इनहेरिटेंस के कंस्ट्रक्टर कॉलिंग ऑप्शन में। मीन टू से दैट जब भी डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वो डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करेगा, लेकिन डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर अपनी एग्जीक्यूशन से पहले बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। जब वो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा तो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और फिर चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करने के लिए कहेगा। अब इसे समझते हैं। सपोज आपके सामने खाना आया, आप पूरे दिन वर्क करके घर पे गए थे, आपने पूछ लिया मॉम डैड ने खाया है, और कोई फैमिली डिस्प्यूट की वजह से मॉम एंड डैड ने वो फूड कंज्यूम नहीं किया था या खाना आज नहीं खाया था, आपको पता चल गया, आप मॉम एंड डैड के पास चले जाओ, है ना, उनसे पूछो क्या हुआ, क्यों नहीं खाया। वो अपनी प्रॉब्लम बताएंगे नहीं, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों से अपनी प्रॉब्लम नहीं कहते। बट अगर आपने खाना नहीं खाया है ये बात उन्हें पता चली
और आपने समझाने का प्रयत्न किया और फिर कहा कि अगर आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, आपके मॉम एंड डैड आपको भूखा नहीं देख सकते, राइट। इमोशनल प्रेशर जिसकी वजह से वो खाना खा लेंगे, है ना, और सारी प्रॉब्लम्स आपको कह भी देंगे और फिर आप उसको इजीली सॉल्व कर सकोगे, घर कितने अच्छे से चल जाएगा। सी प्लस प्लस इज रिलेटेड टू आवर पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स ऑल्सो। तो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन हमें ये एक अच्छी चीज सिखा रहा है, दैट इज पहले ऑब्जेक्ट जो है बेस क्लास, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है वो डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, बट ये डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होने के बदले पैरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवाएगा एंड देन इट विल एग्जीक्यूट सेल्फ। लॉजिक क्लियर हुआ? इसीलिए यहां पे लिखा है द बेस दैट इज पैरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, आफ्टर दैट द डिराइव क्लास कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड। मीन टू से दैट अगर इसका प्रॉपर सीक्वेंस में आपको कहूं तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होने के साथ डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और फिर वो डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करवा देगा, राइट। मीन टू से दैट ऑब्जेक्ट डिराइव क्लास का होना चाहिए। अगर बेस क्लास का ऑब्जेक्ट हुआ तो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, वो डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेगा, बिकॉज इनहेरिटेंस इज पैरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में यूज होती है। चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज पेरेंट्स एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर? डिस्ट्रक्टर पैरेलल बिहेवियर है या फिर आप बोल सकते हो ऑपोजिट बिहेवियर है। इन सिंपल इनहेरिटेंस व्हेन अ डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, जब भी आपके डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है, बोथ डिस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली। अब दोनों कॉल होते हैं बट इन स्पेसिफिक ऑर्डर। सबसे पहले डिराइव क्लास का डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है या फिर अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद वो बेस क्लास के डिस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कराता है। ये थोड़ा सा नालायक टाइप का है, मतलब जैसे खाना सामने आया तो पहले खुद खा लेते हैं, फिर पूछते हैं मॉम एंड डैड ने खाया है, फिर उनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कराने की कोशिश करना। ये भी एक तरीका है, आप पेरेंट्स को पूछ सकते हो, बट कंडीशन सोच के देखो फ्रेंड्स। जब आप पेरेंट्स को पूछोगे, है ना, कि आपने खाना नहीं खाया है और उनको पता होगा आपने खा लिया है, तो वो बोलेंगे कोई बात नहीं मैं खा चुका हूँ, तू जाओ आराम करो, थक के आए हो, और आपके पास कन्विंस करने का ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, ये भी एक तरह से देखा जाए, अगर इसको हम पॉजिटिव साइड से याद रखना चाहें तो ये बहुत अच्छा डिस्ट्रक्टर भी एक अच्छे चाइल्ड का बिहेवियर रखता है। फॉर एग्जाम्पल लाइफ में कोई डिफिकल्टी आई तो ये अपने पेरेंट्स के आगे खड़ा हो जाता है। दैट इज वंस आई गेट डिस्ट्रॉयड, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, तो क्या करेगा, ऑल द मेमोरीज विल बी रिलीज। तो बोलता है जब तक मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं मेरे पेरेंट्स को एग्जीक्यूट या डिस्ट्रक्ट होने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है। अब उसके इन एग्जिस्टेंस में जब वो प्रेजेंट नहीं है तो पैरेंट क्लास डिस्ट्रक्ट कराया जा सकता है, राइट। सी इज अ विजन टू सी। हमें ये सारी चीजें असाइड कर दे तो हमें तो इसके एग्जीक्यूशन साइकिल पे ध्यान देना है। दैट इज जब भी डिस्ट्रक्शन यानी डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, कब कॉल होगा, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा वो डिराइव क्लास के डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, डिस्ट्रक्टर अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद कंट्रोल पास हो जाएगा किसको, बेस क्लास को। बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर वहां एग्जीक्यूट होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं डिस्ट्रक्शन हैपेंस इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन जो है कंस्ट्रक्शन के रिवर्स ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। कैसे? तो याद करो, कंस्ट्रक्टर के केस में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होने पे डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता था, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करता था, पेरेंट एग्जीक्यूट होता था, देन चाइल्ड एग्जीक्यूट होता था। बट इन दिस केस पहले डिराइव क्लास का डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाता है, बाद में बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। एम्बिग्विटी क्या हो सकती है सिंपल इनहेरिटेंस में? एक सिंपल सा लॉजिक है, बेस क्लास में भी डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना लो और डिराइव क्लास में भी सेम नाम का फंक्शन बना लो। अब क्या होगा, डिराइव क्लास हैज इट्स ओन डिस्प्ले फंक्शन विद द सेम नेम एज द बेस। दोनों क्लास में डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, तो दिस हाइड्स द बेस क्लास फंक्शन। इससे होता क्या है कि बेस क्लास जो है उसका फंक्शन हाइड हो जाता है, यानी बेस क्लास में जो डिस्प्ले मेथड है वो हाइड हो जाएगा। अब एम्बिग्विटी है कि कौन सा वर्जन ऑफ डिस्प्ले यूज होगा।
इसको रिजॉल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका है, आप स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारी बुक्स वर्चुअल फंक्शन सजेस्ट कर देती हैं, वर्चुअल बेस क्लास का कॉन्सेप्ट बताती हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर सिंगल इनहेरिटेंस डील कर रहे हैं तो हम सिंपल स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करके भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आप डायग्राम देखो तो आपको समझ में आएगा। देखो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है कि आप जितने डायग्राम्स याद रखो उतना ईजी आपके लिए कॉन्सेप्ट्स याद रखना हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिंपल कंस्ट्रक्टर की या सिंपल इनहेरिटेंस की बात करें तो सिंपल इनहेरिटेंस में देखो, एक पेरेंट क्लास, दूसरा चाइल्ड क्लास, क्लास ए क्लास बी। अब इसके अंदर जो मर्जी हो वेरिएबल और फंक्शन डिक्लेयर कर लो। इसी तरह से अगर दोनों ही क्लास में कंस्ट्रक्टर रख दिए जाएं तो बेस क्लास कंस्ट्रक्टर दैट इज पेरेंट कंस्ट्रक्टर, देन चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। कॉल क्या होगा, पहले चाइल्ड क्लास किसको पास करेगा, पेरेंट को। एग्जीक्यूट कौन होगा, तो बट ऑब्वियस है पहले पेरेंट क्लास देन चाइल्ड क्लास। डिस्ट्रक्टर की बात करें तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन पे डिराइव क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा फिर एग्जीक्यूट होगा, बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा एग्जीक्यूट होगा। अगर आप ये डायग्राम्स अपने माइंड में स्टोर करके रखते हो, राइट, तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाता है इसको सॉल्व करना। सिमिलर एम्बिग्विटी वाला डायग्राम देखो, बेस डिराइव्ड एम्बिग्विटी, बेस और डिराइव दोनों में मैंने डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना दिया, उसके जस्ट नीचे मैंने उसका सॉल्यूशन भी दे दिया कि आप बेस के अंदर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के डिस्प्ले कॉल करा सकते हो, राइट। एम्बिग्विटी रिजॉल्व हो जाएगी। तो सिंपल इनहेरिटेंस में, सिंपल इनहेरिटेंस क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है हमने डिस्कस कर लिया, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन देख लिया और एम्बिग्विटी भी समझी। लेकिन हमने इसको समझा थियोरेटिकली, तो क्यों ना हम इस पर थोड़ा सा हैंड्स ऑन करें, थोड़ा प्रैक्टिकल करें, तो हमें चीजें और बेटर समझ में आए। तो इसके लिए मैं चलता हूं टर्बो C++ के पास। बेसिकली हम इसी को एज अ टूल यूज कर रहे हैं इस लैंग्वेज को सीखने के लिए, दैट इज C++ के कॉन्सेप्ट। यहाँ पे फाइल मेन्यू में SI नाम की एक फाइल मैंने पहले से बनाई है जो कि ब्लैंक है, दैट इज si.cpp। सिंपल इनहेरिटेंस सीख रहे हैं इसलिए si.cpp लिया है। हेडर फाइल प्रोवाइड करते हैं, प्री प्रोसेसर इंक्लूड iostream.h, प्री प्रोसेसर इंक्लूड conio.h। सिंपल सा लॉजिक है, क्लास डिक्लेयर कर लेते हैं, क्लास का नाम रखते हैं बेस, सेमीकोलन। अब इसके साथ एक और क्लास बनाते हैं डिराइव, इसको भी सेमीकोलन लगा के एंड कर देते हैं। बेस क्लास में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर a, बट ऑब्वियस क्योंकि क्लास के बाहर एक्सेस करना है तो इसका नाम रखेंगे, सॉरी इसका डेट एक्सेस स्पेसिफायर रखेंगे पब्लिक। डिराइव क्लास में भी सेम मेथड करते हैं और एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर b। इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं गेट डेटा, void get underscore data। अब इनसाइड दिस हम स्पेसिफाई करते हैं cout enter value of a, in a की वैल्यू पूछ लेते हैं, cout enter value of b, in b नाम का वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। स्लैश इन रख लेते हैं ताकि कर्सर न्यू लाइन पे रहे और हमें प्रॉब्लम ना हो, राइट। इसके बाद एक फंक्शन बनाते हैं void display, जो मुझे आउटपुट स्क्रीन पे a और b की वैल्यू शो कर सके। cout आई एम यूजिंग एंडल ताकि प्रीवियस वाली लाइन के बाद न्यू लाइन पे कर्सर पास हो फिर डेटा प्रिंट हो। तो वैल्यू ऑफ a इज cout एंडल डबल कोट्स में वैल्यू ऑफ b इज कॉलन डबल कोट्स में b। a और b दोनों की वैल्यू पास कर दी हमने, दैट इज डिस्प्ले करा दी हमने। अब इसको एक्सेस करने के लिए हम चलते हैं void main के पास। फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बता दूं कि अभी मैं इसे रन करूंगा तो इसमें एरर है, और वो एरर बेसिकली आपको समझाने के लिए ही रखी जा रही है, राइट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर
डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए, दैट इज डिराइव्ड डी नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया। जब भी मैं चाहूँ डी डॉट गेट डेटा लिखूँ तो मेरे लिए गेट डेटा मेथड कॉल हो जाएगा। ये बहुत बेसिक है, हमने इससे पहले इसको यूज करके देखा हुआ है। और अगर मैं लिखूँ डी डॉट डिस्प्ले तो डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्लियर स्क्रीन तो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होने से पहले प्रीवियस स्क्रीन पे जो है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ लिख दूँ गेट ch तो आउटपुट स्क्रीन होल्ड हो जाएगी। नाउ विल गो लाइन बाय लाइन चेकिंग। एक मिनट, एरर आई, कितनी एरर्स हैं? 4। एरर क्या है? अनडिफाइंड सिंबल ए, राइट। दूसरी एरर क्या है? डिराइव क्लास गेट डेटा इज नॉट एक्सेसिबल, डिस्प्ले इज नॉट एक्सेसिबल। तो पहले ये एरर सॉल्व करते हैं जो नॉट एक्सेसिबल की है, बिकॉज ये कॉमन सी ग्लिच है या फिर बग है, क्योंकि हमने यहाँ पे पब्लिक नहीं लिखा है। एनी मेंबर इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास until and unless they are public, right? तो I'll write down public to this। अब ये क्लास के बाहर एक्सेसिबल है तो मेरी 2 एरर्स तो सॉल्व हो गई, 2 बच गई। अनडिफाइंड सिंबल ए तो ऑलरेडी हमने डिक्लेयर कर रखा है, बट ध्यान से देखो, आपने ए डिक्लेयर किया है बट इनहेरिट नहीं किया है। तो इनहेरिटेंस का सिंटेक्स कहता है बेस क्लास डिक्लेयर करने के बाद डिराइव क्लास डिक्लेयर करते वक्त कॉलन लगाओ, एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन करो और उसके बाद दूसरी वाली क्लास का नाम प्रोवाइड करो। अब बेस क्लास इज इनहेरिटेड टू डिराइव क्लास, तो बेस क्लास के जितने मेंबर होंगे वो सारे के सारे इनहेरिट हो गए। अगर वो इनहेरिट हो गए तो ये एक्सेसिबल हो जाएंगे और हमारी एरर सॉल्व हो जाएगी। सी, ए की वैल्यू पूछी, मैंने ए की वैल्यू प्रोवाइड की, बी की वैल्यू प्रोवाइड की, आउटपुट आ गया। लाइन बाय लाइन चेक करना चाहते हो तो आप F7 यूज कर सकते हो। क्लियर स्क्रीन, प्रीवियस आउटपुट इरेज हो जाएगा। अब आउटपुट स्क्रीन पैरेलल साथ में रख लेते हैं ताकि आपको समझना और आसान हो जाए। नाउ इफ आई गो ओवर हियर तो नेक्स्ट लाइन में गेट डेटा कॉल करा रहे हैं। देखो गेट डेटा के पास कर्सर गया, सी आउट एंटर वैल्यू ए क्योंकि अब इनहेरिटेड है तो ए का डेटा इनपुट होगा और अब मुझसे ए की वैल्यू मांगी जा रही है। आई प्रोवाइड 10। एंटर करते हैं, एंटर वैल्यू फॉर बी, तो बी की वैल्यू आएगी वेयर वी कैन राइट डाउन 20। तो एंटर प्रेस करते ही देखो वॉइड डिस्प्ले कॉल हो गया और इनसाइड वॉइड डिस्प्ले आप दोनों ही ए और बी की वैल्यूज चेक कर सकते हैं। गेट ch आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करता है। तो ये आपने देखा एक सिंपल सा इनहेरिटेंस यूज किया जिसमें ए जो कि किसी दूसरे क्लास में डिक्लेयर था उसको हमने अपने डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करके देखा। क्लियर? अब एक काम करते हैं, ये गेट डेटा मेथड बंद कर देते हैं ताकि हम कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट सीख सकें। तो मैंने यहां से गेट डेटा ऑफ कर दिया। मैं बेस क्लास में जाता हूं और एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूं बेस क्लास का। इनसाइड दिस, इस बेस क्लास में ए की वैल्यू इनिशियलाइज करा देते हैं और इसके साथ साथ एक मैसेज लिख देते हैं, सी आउट बेस क्लास कंस्ट्रक्टर इन एक्शन। एग्जीक्यूटेड भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये तो थोड़ा सा ईज लगे रीड करने में और हमें समझ में आया तो मैंने यहाँ /n लिखा। अब ऐसा ही एक कंस्ट्रक्टर मुझे डिराइव क्लास में ही बनाना है तो मैं यहाँ से ये डेटा कॉपी कर लेता हूँ और अपने डिराइव क्लास में चलते हैं और वहाँ पे डिराइव क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। हम सबको पता है कंस्ट्रक्टर कभी भी प्राइवेट नहीं रखा जा सकता, और क्यों नहीं रखा जा सकता इसका जवाब जानने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, राइट। अब यहाँ पे बी की वैल्यू चेंज करके हम कर देते हैं 20 और बेस क्लास की जगह हम कॉल करा लेते हैं डिराइव क्लास को। अब याद करो कि मैंने क्या पढ़ाया था। मैंने कहा था जब भी डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वो डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, फिर डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, फिर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर अपनी एग्जीक्यूशन करेगा और फिर चाइल्ड क्लास दैट इज डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। तो चेक करते हैं ऐसा कुछ हो भी रहा है। तो आई विल गो फॉर लाइन बाय लाइन कंपाइलिंग। एक एरर आ रही है, पहले एरर सॉल्व कर लेते हैं। यस, गेट डेटा नाम का कोई मेंबर नहीं है बिकॉज हमने उसको कमेंट किया था। नाउ अगेन रिट्राई दिस। ओके, देयर इज नो एरर। क्लियर स्क्रीन, तो प्रीवियस आउटपुट क्लियर हो जाएगा।
डिराइव डी यानी किसको कॉल करेगा, कंस्ट्रक्टर को। कौन से कंस्ट्रक्टर को, तो क्योंकि डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक, कर्सर आया डिराइव क्लास पे। अब जैसे ही आप वापस से F7 प्रेस करोगे यानी डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने वाला होगा, कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा बेस क्लास को। दैट इज बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। किसने कॉल करा है, डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर ने बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। अब जैसे ही बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एक की वैल्यू 10 इनिशियलाइज होगी और बेस क्लास कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसा मैंने कहा था, डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होने के साथ बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देता है। बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है और फिर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है। अब ये यहाँ पे देख सकते हो b इक्वल टू 20, डिराइव क्लास कंस्ट्रक्टर इन एक्शन, दोनों मैसेज देखने को मिल गए आपको। d डॉट डिस्प्ले कॉल हो गया, a और b की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई। क्लियर हुआ। यानी जब मैं घर पे आया, मुझे पता चला कि आज मॉम एंड डैड ने खाना नहीं खाया है, तो मैं खाना छोड़ के पहले पेरेंट्स के पास चला गया, उनकी प्रॉब्लम सुनी, फिर पेरेंट्स ने खाना खाया और बाद में मैंने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की। क्लियर हुआ। कौन है, कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, फिर पेरेंट क्लास दैट इज बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। अगर हम इसी में बात करें डिस्ट्रक्टर की, राइट, तो डिस्ट्रक्टर कैसे काम करेगा, तो सिंपल सा लॉजिक है। अगर बेस क्लास के आगे, बेस कंस्ट्रक्टर के आगे टिल्ड साइन लगा दिया जाए तो वो डिस्ट्रक्टर की तरह वर्क करता है। और यहां पे हम सिर्फ एक मैसेज लिख लेते हैं, सी आउट डिस्ट्रक्टर ऑफ बेस इन एक्शन। आप एग्जीक्यूटेड लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मशीन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। चलते हैं डिराइव क्लास के पास। यहां पे ही हम डिराइव क्लास का भी डिस्ट्रक्टर कॉल करा लेते हैं। अब हमने ये पढ़ा है कि डिराइव क्लास का डिस्ट्रक्टर एग्जैक्ट अपोजिट बिहेव करता है कंस्ट्रक्टर के, राइट। तो इसे नाम दे देते हैं कि ये कौन सी क्लास का है, डिराइव क्लास का है, राइट। चलो लेट अस चेक लाइन बाय लाइन। सबसे पहले क्या हो रहा है, वॉइड मेन में क्लियर स्क्रीन, प्रीवियस आउटपुट इरेज हो गया आपके सामने। डिराइव क्लास दैट इज डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल हुआ, डिराइव कंस्ट्रक्टर कॉल किया उसने, कंस्ट्रक्टर कॉल होते उसने बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करा लिया, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, कंट्रोल ट्रांसफर हुआ डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई, डी डॉट डिस्प्ले कॉल हुआ। देखो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कब है, जैसे ही ये गेट सी एच वाली लाइन क्रॉस होगी, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा। किसका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा डिराइव क्लास का, क्योंकि बेस क्लास का तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बना है। लेकिन डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो डिस्ट्रक्टर किसका कॉल होगा, दोनों ही क्लास के कॉल होंगे फ्रेंड्स, लेकिन पहले डिराइव क्लास का, बाद में बेस क्लास का, क्योंकि दोनों ही क्लास इनहेरिटेड है। चलो चेक करते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। अब यहां पे जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, आप देख सकते हो डिराइव डिस्ट्रक्टर ऑफ डिराइव्ड इन एक्शन, डिस्ट्रक्टर ऑफ बेस इन एक्शन, रिवर्स ऑर्डर है। क्या था, बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, डिराइव क्लास कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्टर ऑफ डिराइव, डिस्ट्रक्टर ऑफ बेस। हम ये लाइन बाय लाइन देखना चाहते हैं, तो अगेन आई विल रन द प्रोग्राम फ्रॉम बिगिनिंग। कुछ चीजें मैं स्किप कर रहा हूं बिकॉज मुझे सीधे सीधे डिस्ट्रक्टर की बात करनी थी। देखो यहां तक तो सब कुछ ओके है। कौन कॉल हुआ है, डिराइव क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है गेट सी एच के बाद। अब यहां से जाओगे तो सी आउट डिस्ट्रक्टर इन डिराइव क्लास। अगर ये कंस्ट्रक्टर होता तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता, लेकिन ये डिस्ट्रक्टर है, राइट। ये पहले खुद की एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, बाद में कंट्रोल ट्रांसफर करेगा किसको, पेरेंट क्लास को। तो आउटपुट देख सकते हो, दोनों ही क्लास के डिस्ट्रक्टर्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं। क्लियर विद दिस।
सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, सॉरी सबसे पहले डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसने बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास एग्जीक्यूटेड, देन डिराइव क्लास कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड, फिर आपने डिस्प्ले कॉल कराया था, फिर उसके बाद डिस्ट्रक्टर ऑफ डिराइव्ड इन एक्शन, डिराइव क्लास का डिस्ट्रक्टर ऑटो एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा था, और उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होते ही बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर भी एक्शन में आ गया। क्लियर हुआ? होप सो आपको सिंपल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन समझ में आया हो। नाउ सपोज करो अगर सेम डिस्प्ले नाम का फंक्शन, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर से काम कर रहे हैं, इसमें भी डिक्लेयर कर दे तो और हम ऐसा चाहते हैं कि ये ए वाला जो डिस्ट्रक्टर है ये अपनी सॉरी ए नाम का क्लास में या बेस क्लास नाम का जो फंक्शन है डिस्प्ले का वो अपने ए की वैल्यू डिस्प्ले कर ले और बी दैट इज डिराइव क्लास अपनी वैल्यू डिस्प्ले करा ले। दोनों को हमने दो डिस्प्ले फंक्शंस दे दिए। अब जब आप इसे एग्जीक्यूट करते हो तो आपको सिर्फ बी वाली वैल्यू देखने को मिल रही है, ए वाली वैल्यू देखने को मिलेगी ही नहीं। वाई? बिकॉज ए वाला ओवरराइट हो जा रहा है, राइट? अगर आप इसे एक्सेस करना चाहते हो तो क्या करेंगे? बट ऑब्वियस है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के कॉल करा लो, राइट? कहाँ लिखेंगे? डिस्प्ले में चले जाते हैं। दोनों एग्जीक्यूट हो गए। एंटर प्रेस करो, F9 ऑल्टो F5 यूज करो। तो एम्बिग्विटी का रिजोल्यूशन आप सिंपली स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करके कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्योंकि हमने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करके दोनों वर्जन्स डिफाइन कर दिए किसको कब एग्जीक्यूट करना है। होप सो आपको सिंपल इनहेरिटेंस का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर्स कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो समझ में आया होगा, डिस्ट्रक्टर कैसे यूज होता है वो समझ में आया होगा। एट द सेम टाइम एम्बिग्विटी यानी दोनों ही क्लास में डिस्प्ले नाम का फंक्शन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करोगे वो समझ में आया होगा। अब आपको कितनी चीजें समझ में आई है वो हम टेस्ट कर लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग से। पहला क्वेश्चन, इन सिंपल इनहेरिटेंस हाउ मेनी बेस क्लास कैन अ डिराइव क्लास इनहेरिट फ्रॉम? सिंपल इनहेरिटेंस में बेस क्लास कितने डिराइव क्लास के थ्रू इनहेरिट कराया जा सकता है? हाउ मेनी बेस क्लासेस कैन डिराइव द क्लास इनहेरिट फ्रॉम? 2, 1, मल्टीपल या नन? होप सो आपको आंसर आया। नहीं आया तो बॉटम ऑफ द स्क्रीन आंसर अवेलेबल है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव क्लास इज क्रिएटेड विच कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट? सवाल थोड़ा लॉजिकली समझना, जो टर्म्स लिखे उनको ध्यान से पढ़ना। बहुत क्लियरली कहा गया है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव क्लास इज क्रिएटेड, डिराइव क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कौन सा कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है? बात एग्जीक्यूशन की नहीं है, बात कॉलिंग की है। तो डिराइव क्लास कंस्ट्रक्टर, बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर या बोथ टुगेदर? सोच के आंसर देना फ्रेंड्स। टेक 5 सेकेंड्स एंड देन चेक आंसर एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ कंस्ट्रक्टर्स इन इनहेरिटेंस? कंस्ट्रक्टर का मेन बेनिफिट क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करता है, इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली, इनहेरिटेंस स्टॉप करता है या स्टॉप कोड रीयूज? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सिंपल इनहेरिटेंस? सिंपल इनहेरिटेंस को लेके इनमें से कौन सी बात ट्रू है?
द डिराइव्ड क्लास डज नॉट कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर कभी बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करती। बेस क्लास कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड। बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर्स आर इनहेरिटेड। कंस्ट्रक्टर इनहेरिट हो जाते हैं। द डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर रन्स फर्स्ट। डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट करता है। Question 5. Why does the base class constructor execute before the derived class constructor? बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर डिराइव क्लास से पहले कैसे कॉल हो जाता है, एग्जीक्यूट कैसे पहले कर लेता है? टू डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर, टू एंश्योर पेरेंट डेटा मेंबर्स आर इनिशियलाइज फर्स्ट, टू फ्री मेमोरी, टू स्किप द चाइल्ड कंस्ट्रक्टर। इन चार में से किस पर्पस के लिए कंस्ट्रक्टर बेस क्लास का पहले एग्जीक्यूट होता है? होप सो फ्रेंड्स, आज का सेशन, आज के लेक्चर्स आपको समझ में आए, राइट? थैंक्स अ लॉट। आज के सेशन को एंड करने के लिए एक सिंपल सा थॉट, सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेशनली। आप साल में एक बार क्या कर रहे हो, हफ्ते में एक बार क्या कर रहे हो, महीने में क्या एक बार क्या कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सक्सेस आपको वही करने से आएगी जो आप रोज करते हो। तो आई रिक्वेस्ट यू, स्टडी रेगुलरली so you can easily achieve success. Thanks a lot, friend. Thank you so much.